हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू डीएनएस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत स्पेशल आपके लिए वीडियो होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज और उदय प्रताप कॉलेज के लिए स्पेशली डेडिकेटेड वीडियो है। दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाला है। हिस्ट्री का टॉप 200 एमसीक्यू मैं पार्ट 1 इसका लेकर आया हूँ। दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होंगे आपके बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए, एलएलबी और एलएलबी एग्जाम के लिए। दोस्तों, जीके में आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी में। इसको ध्यान में रखते हुए मैंने हिस्ट्री के एमसीक्यू का स्टार्ट किया है। ये पार्ट 1 होगा। इसी तरह से और भी पार्ट आपको मिलेंगे। अगर इस पार्ट का आप जो है पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोस्तों, डीएनएस एजुकेयर ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, और डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड करके आप फ्री सेक्शन में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो एक बार डीएनएस एजुकेयर ऐप को डाउनलोड करिएगा और आराम से फ्री सेक्शन में जाकर के इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे कि आपको रिवीजन में आसानी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए पहले क्वेश्चन पे आपके। ये लीजिए आपके सामने दोस्तों पहला क्वेश्चन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पहला क्वेश्चन भैया आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। निम्नलिखित में से किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? विच ऑफ द फॉलोइंग तोमर रूलर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इस्टेब्लिशिंग द सिटी ऑफ दिल्ली? तो दोस्तों, वैसे मैं बात करूं दिल्ली का, तो दोस्तों दिल्ली का पुराना नाम हुआ करता था इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ, इसी के नाम से आईपी मॉल भी बना है, आप जानते होंगे, उसी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो इंद्रप्रस्थ दिल्ली का पुराना नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ पुराना नाम था। और अगर मैं बात करूं तो दिल्ली को बसाने वाले जो वंश के शासक थे उनका नाम था तोमर वंश। ठीक है, क्या नाम था इनका? तोमर वंश के शासक थे। और दिल्ली शहर को स्थापित करने का जो श्रेय प्राप्त है तो दोस्तों अनंग पाल को वो प्राप्त है। किसको प्राप्त है? अनंग पाल को। ये जो है वो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, और अगर बोला जाए कि दिल्ली को सबसे पहले कैपिटल मिडवल पीरियड में किसने बनाया, मध्यकालीन भारत में सबसे पहले किसने कैपिटल बनाया, तो दोस्तों इसका आंसर होगा इल्तुतमिश ने बनाया। किसने बनाया? इल्तुतमिश ने बनाया, क्योंकि उससे पहले इल्तुतमिश का जो ससुर हुआ करता था जिसका नाम था क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है, जो अपनी राजधानी बनाई थी वो लाहौर बनाई थी। तो इल्तुतमिश ने लाहौर को बदल करके राजधानी कहाँ लेके चला आया था? दिल्ली में लेके चला आया था। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इल्तुतमिश को रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपको बात ये समझ में आ गई होगी। दिल्ली से रिलेटेड जितनी भी बातें थी मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है इस टॉपिक में, इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? Who among the following was the first to invade India? तो दोस्तों अफगान, मंगोल, अरब या तुर्क? तो दोस्तों सबसे पहले भारत पर किसी ने आक्रमण किया था तो अरबों ने किया था 712 एडी में। ठीक है, 712 एडी में अरबों ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था, इसलिए सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मोहम्मद बिन कासिम ने निम्नलिखित में से किस सन में सिंध पर विजय प्राप्त की थी? इन विच ऑफ द फॉलोइंग एडी डिड मोहम्मद बिन कासिम कनक्वेर सिंध? तो दोस्तों मैं बताऊं कि उस समय जब सिंध पर आक्रमण इसने किया था तो सिंध का राजा हुआ करता था दाहिर सेन। और दोस्तों दाहिर सेन जो है वो उस समय क्या हुआ था मैं बताऊं अगर, तो श्रीलंका के एक राजा जो है वो अरबों को कुछ गिफ्ट भिजवा रहे होते हैं एक शिप के द्वारा, और वो शिप जो है वो सिंध के आसपास आकर के लूट लिया जाता है कुछ डाकुओं द्वारा। और इस डाकुओं द्वारा लूटने की वजह से दाहिर सेन वहाँ का शासक रहता है अल हज्जाज बिन यूसुफ, जो कि
खलीफा रहता है अरब का, वो कहता है कि किसी भी तरह से हमें इन लुटेरों का सर काट के हमें देना पड़ेगा। दाहिर सेन से वो कहता है, क्योंकि दाहिर सेन सिंध का राजा रहता है, इसलिए कहता है अरब का खलीफा अल हज्जाज बिन यूसुफ कि इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी और हमें उन लुटेरों का सर काट के देना पड़ेगा। दाहिर सेन ने कहा, मुझे तो खुद नहीं पता कि वो कौन है, मुझे पता होता तो मैं उनको खुद मार देता, क्योंकि मेरे खुद उन्होंने जहाज को लूटा है, इसलिए मैं कैसे बता सकता हूँ। अब इस वजह से अरबों के खलीफा अल हज्जाज बिन यूसुफ ने इसे अपनी इज्जत की लड़ाई बना ली, नाक और शान की लड़ाई बना ली। इसी में कहते हैं कि एक बहुत बड़ा पहली बार अरबों ने भारत पर आक्रमण कर दिया और सिंध पर आक्रमण किया पहली बार, और जो कि उस समय वहाँ का राजा था उसका नाम था दाहिर सेन। कब आक्रमण किया था? 712 एडी में आक्रमण किया था, ध्यान रखिएगा। ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया था और सबसे पहले यहीं पर सिंध में ही इसने जजिया कर की शुरुआत भी की थी। तो सिंध में सबसे पहले जजिया टैक्स की भी शुरुआत किसी ने की थी, तो वो किया था किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। ध्यान रखिएगा, जजिया को खत्म बाद में करता है अकबर, ठीक है। सबसे पहले अकबर खत्म करता है बाद में, फिर अकबर के बाद औरंगजेब आता है तो दोबारा जजिया कर को लगा देता है, ठीक है। तो ये जजिया कर का इतिहास था, ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो अल हज्जाज बिन यूसुफ जो वहां का खलीफा हुआ करता था अरब का, उसके नेतृत्व में 14 बड़े बड़े सिपाही आते हैं अटैक करने के लिए सिंध पर, लेकिन दाहिर सेन उनको हरा देता है। आखिर में अल हज्जाज बिन यूसुफ अपने दामाद को भेजता है जिसका नाम रहता है क्या? मोहम्मद बिन कासिम। तो दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम जब 712 में भारत पे अटैक करने आता है, जो कि सिंध में अटैक करता है, तो दोस्तों सबसे पहले जो सफल आक्रमण करने वाला अरब सेना का सेनापति था उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। कब अटैक किया था? 712 एडी में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ना हटे भैया, ये तो गर्दा बाटे, ये तो भैया बहुत ही डेंजरस क्वेश्चन बाटे। चलिए, तो ये भैया बम बाटे। तो मोहम्मद गजनी ने या महमूद गजनी ने निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध मंदिर पर धावा बोला था? विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस टेम्पल्स वाज अटैक्ड बाय मोहम्मद ऑफ गजनी। दोस्तों, महमूद ऑफ गजनी जो था, उसने किस पे अटैक किया था? दोस्तों, कहा जाता है कि भारत पर इसने 17 बार अटैक किए। कितने बार किया था? 17 बार इसने अटैक यानी आक्रमण किए थे, और इसी में से इसका 17वां जो आक्रमण था वो सोमनाथ मंदिर पर हुआ था, जो कि 1025 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। और महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर जब आक्रमण किया था तो दोस्तों इसको लूट करके वो गुजरात से, क्योंकि गुजरात में ही सोमनाथ मंदिर है, और जब ये लूट करके भाग रहा था तभी राजस्थान के जाटों ने इसके ऊपर अटैक कर दिया। और दोस्तों, कहा जाता है कि राजस्थान से जब ये लेकर के वापस जा रहा था तो तभी 60% जो है इसका सामान वो सब लूट कर छीन लेते हैं, और 40% सामान वो लेकर के गजनी भाग पाता है, ठीक है, महमूद गजनवी, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो इस तरह से सोमनाथ मंदिर पर अटैक करता है महमूद गजनवी, कब? 1025 में, ठीक है दोस्तों। चलिए, लेकिन जब बाद में ये जो 60% धन लूट लेते हैं जब जाट इससे, तो 1027 में वापस आता है बदला लेने के लिए, जो जिन्होंने इसके धन को लूटा था, और मूली गाजर की तरह काट देता है इनको। और 1027 में जाटों के विरुद्ध विद्रोह करने के बाद, एक तरह से अटैक करने के बाद इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला होने वाला है। देखिए, आज का दोस्तों 6वां क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, तराइन की प्रथम लड़ाई निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? तो दोस्तों, अगर बात करें तराइन की लड़ाई की, बैटल ऑफ तराइन की बात करें, तो दोस्तों तराइन का बैटल 2 हुआ था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है।
वैसे तो 3 हुआ था, लेकिन 2 ही सबसे ज़्यादा हिस्ट्री में फेमस है। तराइन का फर्स्ट बैटल हुआ था, ध्यान रखिएगा, किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान। किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, थर्ड, ध्यान रखिएगा, थर्ड थे पृथ्वीराज चौहान, थर्ड थे ये, और वर्सेज मोहम्मद गौरी, ठीक है, मोहम्मद गौरी। याद रखिएगा ये फर्स्ट तराइन का बैटल था जो कि हुआ था 1191 में, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं जब तराइन के सेकंड बैटल की, तो T2 लिख देता हूँ, समझ जाइएगा। वो होता है इसके 1 साल बाद 1192 में, और ये भी होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। लेकिन यह फर्स्ट पूछा हुआ है कि प्रथम लड़ाई यानी फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन वो किसके बीच लड़ी गई, तो ध्यान रखिएगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ध्यान रखिएगा मोहम्मद गौरी फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में बहुत बुरी तरह से हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान से माफी मांगता है, और पृथ्वीराज चौहान दिल के इतने बड़े रहते हैं कि इसको माफ भी कर देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो कि आज का 7वां क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन है तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित कर दिया था। तो दोस्तों हु डिफीटेड पृथ्वीराज इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। तो मैंने अभी बताया कि मोहम्मद गौरी ने तराइन के सेकेंड वॉर में, सेकेंड बैटल में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद गौरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये लीजिए आपके सामने, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। पृथ्वीराज चौहान ने को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था। तो मोहम्मद गौरी ने, ध्यान रखिएगा, तराइन के सेकंड बैटल में हराया था 1192 में। तो पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? 1192 के तराइन के सेकंड बैटल में, इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। पृथ्वीराज चौहान थर्ड जो थे, उनके दरबार में एक कवि भी रहता था जिसका नाम क्या था? चंद बरदाई। क्या नाम था? चंद बरदाई, ठीक है, चंद बरदाई। और चंद बरदाई ने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वीराज रासो जो किताब लिखी गई थी वो दरअसल पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद बरदाई द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे, और अगला युद्ध देखिए, एक और ऑप्शन है चंदावर का युद्ध। तो दोस्तों चंदावर का युद्ध ये गलत है, 1194 में होता है, ठीक है। कब होता है? 1194। किसके बीच होता है? मोहम्मद गौरी और एक तरफ रहता है आपका जयचंद, ठीक है। जयचंद इससे पहले तराइन के बैटल में मोहम्मद गौरी का साथ देता है पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ, लेकिन बाद में मोहम्मद गौरी से कुछ हिस्सा मांगने की वजह से जयचंद से लड़ाई हो जाती है मोहम्मद गौरी की, और बाद में चंदावर का युद्ध होता है 1194 में, ध्यान रखिएगा इस बात को दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन है मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किसे विश्वसनीय जनरल को छोड़कर जाता है। तो किस विश्वसनीय यानी हु अमंग द फॉलोइंग वाज लेफ्ट एज अ ट्रस्टेड जनरल बाय मोहम्मद गौरी टू लुक आफ्टर द कंक्वर्ड टेरिटरीज। तो दोस्तों मोहम्मद गौरी तराइन के बैटल को जीतने के बाद पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ भारत में से वापस चला जाता है, लेकिन भारत को जीतने के बाद वह भारत में एक अपना, कहा जाता है कि अपना एक जनरल को छोड़कर जाता है, एक बहुत बड़े लड़ाकू एक सेनापति को छोड़कर जाता है। उस सेनापति का नाम था दोस्तों, जिसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता था, जिसने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भी बनवाई थी और जिसने कुतुब मीनार भी बनवाया था दोस्तों, और उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लाख बख्श भी कहा जाता था, तो इसका नाम क्या है दोस्तों? कुतुबुद्दीन, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक। और पोलो खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी 1210 में, ठीक है। इसी को चौगान भी कहा जाता था पोलो को, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कौन सा बनता है उनका जनरल? वो कुतुबुद्दीन ऐबक बनता है, ध्यान रखिएगा। मलिक काफूर किसका रहता है? ये तो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति रहता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली के क्षेत्र खोल दिए? तो मैं बात करूं कि मोहम्मद गौरी को
तराइन की दूसरी लड़ाई जीतने के बाद 1192 में इसका दिल्ली का जो रास्ता था वो साफ हो गया था, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान थर्ड को हराने के बाद, जो कि उस वक्त सबसे ताकतवर राजा हुआ करता था, दिल्ली का रास्ता साफ हो गया। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलती है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग राजपूत डिफीटेड मोहम्मद गौरी फॉर द फर्स्ट टाइम। दोस्तों सबसे पहली बार मोहम्मद गौरी भारत पर अटैक करता है 1175 में, ठीक है, 1175-76 में जब अटैक करता है तो दोस्तों ये गुजरात पे अपना निशाना बनाता है। और गुजरात में जब ये निशाना बनाता है अपना, तो उस समय गुजरात का शासक जो था वो था भीम। क्या नाम था? भीम, ठीक है। इसको बघेल भीम भी कहा जाता है। और ये दरअसल बहुत कम उम्र का था, बच्चा उम्र का था, लेकिन इसकी माँ जो थी जिसका नाम था नायिका देवी, दोस्तों नायिका देवी ने अपने हाथ में से अपना शासन लेकर के नायिका देवी ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से हराया था, गुजरात के शासक ने, ठीक है ना। ध्यान रखिए, गुजरात के शासिका ने कहा जाए तो बेहतर होगा। नायिका देवी ने मोहम्मद गौरी को पहली ही बार हरा दिया था, 1178 में एक युद्ध हुआ था उसी के समय, ठीक है। तो दोस्तों बघेल भीम ने हराया था, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने। दोस्तों इसमें आपको मिलान करना है, आपको मिलाना है कि कौन सा जोड़ा आपको करेक्टली मैच है। सुल्तान महमूद, जिसको हम लोग महमूद गजनवी भी कहते हैं, सोमनाथ मंदिर पर इसने अटैक करके इसको लूटा था, तो क्या ये सही है? तो बिल्कुल ये बात तो क्लियर है कि सोमनाथ मंदिर पे 1025 में इसने अटैक कर कर उसको लूटा था, तो ये बात तो क्लियर है। मोहम्मद गौरी सिंध पर विजय नहीं, मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर विजय करता है, मोहम्मद गौरी नहीं, गलत है। अलाउद्दीन खिलजी बंगाल में विद्रोह नहीं, अलाउद्दीन खिलजी बंगाल में विद्रोह नहीं होता है उस समय। मोहम्मद बिन खिलजी चंगेज खान का आक्रमण नहीं, चंगेज खान का आक्रमण जो होता है वो मोहम्मद बिन खिलजी के समय नहीं होता है, इसलिए ये भी गलत आंसर होगा। तो ए जो है वो बिल्कुल सही होगा, ए का मैचिंग बिल्कुल सही है, इसलिए केवल एक आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, ये लीजिए। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आज का 13वां क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए समझते हैं। पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 एडी में। आपको इसका सन पता होगा तभी आप इसको लाइन से लगा पाएंगे। भारत में गुप्त वंश का जो उदय हुआ था वो हुआ था 375 एडी में, ठीक है। रोमन कैलोजियम का पूरा होना, ध्यान रखिएगा, इसकी शुरुआत पहली शताब्दी में हुई थी, फर्स्ट सेंचुरी में, ठीक। तो ये तो सबसे पहले हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जो रोमन में उस वक्त जो राजा था ना उसका नाम था नीरो, इसीलिए एक फेमस बड़ा हुआ, एक कोटेशन बहुत फेमस हुआ कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था, ठीक है। तो ये नीरो राजा का नाम था रोम का। रोम दरअसल इटली को कहा जाता था, ठीक है। रोमन एम्पायर वहां चलता था ना इटली में, इसीलिए उसका नाम रोमन पड़ता है, ठीक है, रोमन कहा जाता है। तो फर्स्ट एडी में था, नीरो राजा वहां का था। और इतना दंगा हो रहा था रोम में कि वो अपना कोई राजा से मतलब ही नहीं था, दंगा फसाद महंगाई भुखमरी सब फैली हुई थी रोम में, लेकिन नीरो उस समय राजा था, उससे कोई मतलब नहीं था उस समय, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। पीटर महान जो है 18वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी के आसपास बनता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये सबसे पहले तो ये होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सबसे पहले होगा। सी कौन से ऑप्शन में सबसे पहले है? देखिए यहाँ पे, देखिए ऑप्शन नंबर ए ही में सी सबसे पहले है, तो यही आंसर हो जाएगा, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। वैसे मैं अगर सजाने की बात करूँ तो सबसे पहले रोमन कैलोसियम का पूरा होना एक पहले नंबर पे हो जाएगा, उसके बाद आएगा आपका कौन सा? उसके बाद आपका आएगा बी। क्यों? क्योंकि गुप्त राजवंश की स्थापना 375 में किसने किया था? श्री गुप्त ने किया था, ध्यान रखिएगा, जो कि दूसरे पे आ जाएगा। उसके बाद ए तीसरे पे आ जाएगा और चौथे पे आएगा आपका डी, ठीक है। इसलिए आपका राइट होगा 1 2 3 4, यानी जाहिर सी बात है सी बी ए डी, सी बी ए डी जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये लीजिए। और रूस के राजाओं को जार कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली का निर्माण कराया था। तो दोस्तों अभी मैंने बताया था कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की बात हो, चाहे 2.5 दिन का झोपड़े की बात हो, चाहे कुतुब मीनार की बात हो, तो मैं अगर बात करूं तो 2.5 दिन का झोपड़ा हो, जो कि एक मस्जिद था, 2.5 दिन
का झोपड़ा, ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में बनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ये ध्यान रखिएगा, ये कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाए गए, कुछ मैं नाम लिखवा दे रहा हूँ, उसको याद कर लीजिएगा। कुतुब मीनार, ठीक है, और उसके बाद इसी ने बनवाया था कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ठीक है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनके गुरु थे, उन्हीं के याद में कुतुब मीनार बनवाया गया था। 72.5 मीटर की इसकी ऊंचाई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, ये लीजिए आपके सामने। अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। बताना है, पुट द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तुगलक वंश, लोदी वंश, सैयद वंश, इलबरी वंश या खिलजी वंश। तो दोस्तों इसको आप सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए अगर कुछ नहीं आया तो सबसे पहले एक बात तो आप जानते ही होंगे, इब्राहिम लोदी सबसे लास्ट वंश था, यानी लोदी वंश सबसे लास्ट वंश था, जो कि 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर मुगल वंश की स्थापना कर देता है। तो सबसे लास्ट तो आपका लोदी होगा, यानी दो सबसे लास्ट में जिसके होगा वही आंसर होगा। दो सबसे लास्ट में कौन से है? इसी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बस एक ही में ऑप्शन मिल रहा है तो कोई मतलब ही नहीं आगे देखने का, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आता है सल्तनत काल में, सुल्तान के काल में, यानी जिसको हम सल्तनत काल कहते हैं। सल्तनत काल 5 भागों में बटा हुआ था, यानी 5 डायनेस्टी इसमें आती हैं। पहली जो डायनेस्टी होती है, ध्यान रखिएगा, उसको हम लोग कहते हैं गुलाम वंश। इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। गुलाम वंश या इसी को ममलूक वंश भी कहते हैं, ठीक है। और इसी में एक शासक आ जाता है जिसका नाम रहता है इल्तुतमिश, उसको इलबारी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलबारी तुर्क कहते हैं, क्योंकि वो इलबरी तुर्क था इसलिए इलबारी तुर्क उसे कह देते हैं। तो गुलाम वंश की स्थापना और ममलूक वंश, इलबारी वंश तब एक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, जो कि पहला वंश था। उसके बाद मैं बात करूं दूसरे वंश की, तो दूसरा वंश आता है सल्तनत काल में खिलजी वंश। कौन सा? खिलजी वंश, ठीक, जो कि जलालुद्दीन खिलजी ने स्थापना की थी। तीसरा आता है आपका, ध्यान रखिएगा, तुगलक वंश। कौन सा? तुगलक वंश, ठीक है। चौथा आपका आता है, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, चौथा आपका आता है सैयद वंश, और पांचवा आ जाता है, ध्यान रखिएगा, लास्ट आपका आता है लोदी वंश। कौन सा? लोदी वंश। और अगर मैं बात करूं, बहलोल लोदी इसकी स्थापना करता है और सैयद वंश के संस्थापक रहता है खिज्र खां, ठीक है। अगर मैं बात करूं इनके सन की, तो गुलाम वंश की जो स्थापना हुई थी वो कब से कब हुई थी, ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ा कलर चेंज कर ले रहा हूं ताकि आपको बेहतर तरीके से विजिबल हो चीजें, ठीक है। ये थोड़ा कलर नहीं अच्छा लग रहा है मुझे, दूसरा कलर लेता हूँ। हाँ ठीक है, ये देखिए अच्छा है। तो देखिए जो गुलाम वंश चला था, पहला मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, गुलाम वंश जो चला था वो चला था 1210 से लेकर के, यहाँ 10 नहीं, यहाँ ज़्यादा बेहतर होगा, आप कर लें, 1206 से लेकर के 1290 तक, ठीक है। कितने साल चला? 84। उसके बाद दूसरा जो वंश था खिलजी वंश, वो चला था 1290 से लेकर के 1320 तक, ठीक है। ये करीब करीब आपका 30 साल चला था, ठीक है। फिर तीसरा वंश जो था, जो कि तुगलक वंश था, वो चला था 1320 से लेकर के 1414 तक, ठीक है, जो कि करीब करीब अगर हम कैलकुलेट करें तो 94 ईयर आ रहा है, ठीक है। और चौथा जो वंश था जिसका नाम था सैयद वंश, दोस्तों ये 14 से लेकर के ये 1451 तक चला था, जो कि लगभग हम कह सकते हैं 37 साल के आसपास है। और लास्ट आपका लोदी वंश है। लोदी वंश का कार्यकाल जो रहता है वो 1451 से लेकर के 1526 तक रहता है, जो कि लगभग आप अगर जोड़ेंगे तो 49 और 26 लगभग 75 साल जो है इसका राज रहता है। तो इसलिए कहा जाता है कि सबसे ज्यादा सल्तनत काल में कोई भी अगर वंश राज करता है तो वो राज करता है आपका तुगलक वंश। कौन सा? तुगलक वंश। क्यों? क्योंकि तुगलक वंश कितना स्थापना करता है, कितनी साल तक ये शासन करता है भारत में? तो 94 साल तक सल्तनत काल में शासन करता है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप समझ गए होंगे कैसे आप इसको लाइन से लगाएंगे या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाएंगे। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन ना भैया बारूद हटे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का सुल्तान
कौन था जिसकी मौत पोलो खेलते हुए हुई थी? तो मैं दोस्तों बता चुका हूँ इसका आंसर 1210 में पोलो या चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक गिर पड़ता है और इसकी मृत्यु भी हो जाती है। इसे लाख बख्श कहा जाता है क्योंकि लाखों का दान ये दिया करता था, इसलिए इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी को अपने आप को द्वितीय सिकंदर कहता था। क्या कहता था? द्वितीय सिकंदर, यानी सेकंड सिकंदर कहता था अपने आप को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ये लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा करवाया था? तो दोस्तों कुतुब मीनार की स्थापना तो शुरू करवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन पूरा उसको करवाया था उसके दामाद ने। उसका दामाद कौन था? इल्तुतमिश। ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलवाया था। इसी ने तो सिक्के चलवाए थे, चांदी का टंका, ठीक है, और तांबे का जीतल, ये दो करेंसी इसने चलवाए थे। और इल्तुतमिश को ही रियल फाउंडर कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का। मैंने स्टार्टिंग में वीडियो को आपके बताया भी है। और इल्तुतमिश दोस्तों कहा जाता है कि लाहौर से इसने कैपिटल चेंज करके दिल्ली ला दिया था, इसीलिए इसको रियल फाउंडर कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का। इसने एक 40 लोगों का एक दल भी बनाया था जिसको तुर्कान ए चिहलगानी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तुर्कान ए चिहलगानी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इल्बरी तुर्क था ये, इक्ता प्रथा भी इसने शुरुआत किया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो दोस्तों बलबन जो था वो नसरुद्दीन महमूद का एक वीक राजा था, एक बहुत ही वीक सुल्तान था। उसी का जो है ये प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, लेकिन बाद में कॉन्स्पिरेसी चल करके इसको मरवा भी देता है। ठीक है। चलिए अब 19वां क्वेश्चन दोस्तों चलते हैं। 19वां क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। आपके सामने आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? तो देखिए दिल्ली का प्रभुता संपन्न का मतलब मैंने अभी बताया, जिसने पहली बार दिल्ली को अपना कैपिटल बनाया था, इसलिए करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो लाहौर को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये बहुत ही शानदार। तो दोस्तों क्वेश्चन है कि चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो दोस्तों जब चंगेज खान ने जलालुद्दीन खिलजी को अटैक किया था, मतलब उस समय शासनकाल तो जलालुद्दीन खिलजी का नहीं था, लेकिन दोस्तों उस समय जो शासनकाल था वो था इल्तुतमिश का। किसका था? इल्तुतमिश का था, इसलिए ध्यान रखिएगा बी जो है वो करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छा दोस्तों क्वेश्चन आने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी के एग्जाम की तैयारी करते हैं या आप इनमें से दोस्तों महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और यूपी कॉलेज, ठीक है, यूपी कॉलेज या दीनदयाल उपाध्याय या लखनऊ यूनिवर्सिटी या टीडी कॉलेज, ठीक है, बीए बीएससी बीकॉम एलएलबी या बीए एलएलबी आप करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप हमारा एकदम फुल फ्लेज तैयारी करना चाहते हैं, एकदम सीक्वेंस से एक एक वीडियो की अगर तैयारी करना चाहते हैं, एकदम एक एक पॉइंट समझना चाहते हैं दोस्तों, कोई भी कंफ्यूजन आपको न रहे, इसके लिए आप हमारा एक पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए दोस्तों डीएनएस एजुकेयर ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप 63 87 98 67 64 पे आप कॉल कर सकते हैं, यानी 6387 98 67 और 64 पे आप कॉल भी कर सकते हैं दोस्तों। और मैं आपको बताऊं अगर, तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि वीडियो लेक्चर आपको मिलते हैं दोस्तों, आपको नोट्स और पीडीएफ प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको जितने भी अगर पेड कोर्स में आप ज्वाइन होते हैं तो आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे जब एग्जाम नज़दीक रह जाएगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट टीम की ग्रुप बैठती है और प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाती है, ऑनलाइन टेस्ट भी आपके कराए जाते हैं और इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपके जितने भी इन यूनिवर्सिटी और कॉलेज के हैं दोस्तों वो भी अवेलेबल कराया जाता है। तो दोस्तों ज्वाइन करने के लिए आप जरूर डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड करें और इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।